हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारी सीरीज़ चली हुई है एचटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर। आज हम करेंगे एचटेट पीआरटी 2012 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर विद डिटेल। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी क्वेश्चन पेपर की पूरी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसको मैं आपको पूरी डिटेल के साथ करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम NCF 2005 एनकरेज। पहले हमें NCF का मतलब पता हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये जो है बच्चों के लिए एक तरह से सिलेबस तैयार करता है कि बच्चों को करिकुलम में क्या कराया जाए क्या नहीं। इसका आंसर रहेगा इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब हमें पता होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब होता है नॉर्मल चाइल्ड प्लस स्पेशल। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे डिसेबिलिटी वाले जो होते हैं स्पेशल चाइल्ड, उनको एक साथ एक ही स्कूल में बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना। ठीक है, इसको यही काम करता है NCF 2005। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, कौन सा एक एग्जाम्पल है मैंचुरेशन का, परिपक्वता का एग्जाम्पल बताना है। ड्रॉ कहा हुआ है, रीड कहा हुआ है, राइड बाईसाइकिल और वॉक। इसका सही आंसर रहेगा राइड ए बाईसाइकिल। क्यों इसका ये सही आंसर रहेगा, क्योंकि जब एक बच्चा जो है, इसको पहले पूरे ऑप्शन बताती हूँ। पहले दो ऑप्शन जो हैं हमें, इसमें हमें क्या बताया हुआ है, ड्रॉ और रीड में ये क्या होते हैं, ये जो एक बच्चे के लिए जब वो ड्रॉ करता है उसकी फिंगर की जो डेवलपमेंट होती है, रीड करता है वो कैसे उसको स्पेसिफिक तरीके से उसका यूज़ करना सीखता है, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ती है ना। उसकी जो है बच्चे की थिंकिंग पावर बढ़ती है। सोच सोच के तो लिखता है ना, सोच सोच के ही बढ़ता है। ये जो दोनों है किससे रिलेटेड है, थिंकिंग प्रोसेस से। और राइड ए बाईसाइकिल, जब एक बच्चा राइड करता है बाईसाइकिल को तो उसकी कोग्निशन या कोग्निटिव डेवलपमेंट उसकी होती है। इसमें बच्चा बैलेंस करना सीखेगा, उसको आगे चलाना सीखेगा। ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, ये जो है बच्चे को ताकत देता है क्या करने के लिए, बाईसाइकिल को चलाने के लिए। ये तो मैच्योरिटी आई ना उसमें। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, बैलेंस, उसके दिमाग पर जोर पड़ा, डेवलपमेंट हुई। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मतलब कैसे पैडल भी लगाना है, आगे भी देखना है, हाथों से भी हैंडल को बैलेंस करना है, सब कोऑर्डिनेट में चलता है ना। ठीक है। और वाक क्या होता है इसमें, फिजिकल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, मैं आपको एक नहीं पूरे चार के चार ऑप्शन एक्सप्लेन करूँगी। फोर्थ हमें जो डोमेन है, डोमेन ऑफ लर्निंग कौन सा नहीं है उसका टाइप, तो कौन सा नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है। ठीक है, आगे जो बचे हुए ऑप्शन है वो एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कोग्निटिव। कोग्निटिव का क्या मतलब होता है, क्रिएट। जब बच्चा क्रिएट करता है, कोई चीज़ सोचता है, उसको एनालाइज करता है, ठीक है ना, इवेल्यूशन करता है, इवेल्यूट करे किसी भी चीज़ को, तो सब किस में आता है, कोग्निशन में। इफेक्टिव में क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट। जब बच्चा प्यार, गुस्सा, सब ये चीज़ करने में उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कोनेटिव। कोनेटिव का क्या मतलब होता है, कोनेटिव का मतलब होता है साइकोमोटर डेवलपमेंट। जब बच्चे की साइकोमोटर डेवलपमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, कोनेटिव। फिजिकल डेवलपमेंट होगी जैसे उसकी, ठीक है, ये सब किस में आएगा, कोनेटिव में। जैसे मेंटल डेवलपमेंट होगी उसके,
ठीक है। जैसे दिमाग की पहले बच्चा प्लस के सम कर रहा था, फिर मल्टीप्लाई के सम करने लग गए, तो उसमें किस में आएगा, साइकोमोटर डेवलपमेंट में। आगे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ज़्यादातर स्कूलों में आजकल जो है प्राइमरी में होमोजेनस ग्रुपिंग जो होती है वो किस बेस पर होती है। ठीक है, हमें बताना है होमोजीनस ग्रुपिंग जो होती है किस बेस पर करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्स्ट टाइप है हमारे पास होमोजीनस ग्रुपिंग। सेकेंड टाइप की होती है हेट्रोजीनस ग्रुपिंग। ठीक है, तो होमोजीनस ग्रुपिंग में क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है, होमो मीन्स होता है एक जैसी। ठीक है, और हेट्रो में अलग अलग। तो होमोजीनस में क्या होता है, रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स, बच्चों को उन ग्रुप्स में पढ़ाना जिसमें उनकी एबिलिटी, इंटरेस्ट सब ज़्यादातर सेम होता है। ठीक है, इन ग्रुप्स दैट आर स्ट्रेटिस्फाइड, बच्चे जो हैं एक जैसे होते हैं। ठीक है, सेम एज ग्रुप होता है। स्ट्रेटिस्फाइड बाय अचीवमेंट, उनकी अचीवमेंट सेम होती है। अचीवमेंट, एबिलिटी, लेवल। ठीक है, और जो उनकी स्किल्स भी होती है वो सब, ये सब किस में रहेगा, होमोजीनस में। लेकिन जो हेट्रोजीनस होती है, जो सेकंड है हमारे पास हेट्रोजीनस, जिसमें ये सब जो होता है डिफरेंट होता है, डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चे होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप होता है। ठीक है, ऊपर वाले का पूरा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि होमोजीनस ग्रुपिंग जो होती है किस बेस्ड पर होती है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या आंसर रहेगा, एबिलिटी लेवल हमारा सही आंसर रहेगा। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में। ठीक है, हम पहले ये देखते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी होती क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, तो इसमें जो है हमें क्या बताया होता है, कोग्निटिव, हमारी जो कोग्निटिव डोमेन होती है इसके बारे में इन्होंने बताया था। कोग्निटिव डोमेन एज पर टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने जो हमें कोग्निटिव डोमेन बताए थे वो कौन कौन से थे। फर्स्ट इन्होंने बताया था रिमेंबर, मतलब कैसे बच्चा याद करता है, कैसे उसको मेमोरी में अपनी स्टोर करता है, बच्चा उसको बार बार रिपीट करके उसको याद करता है लॉन्ग टर्म तक। दूसरा है अंडरस्टैंड क्या होता है, वो कैसे समझता है, उसको लिख कर समझता है, ग्राफिकल कम्युनिकेशन से समझता है। ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब होता है उसको कैसे सिचुएशन में, दी हुई सिचुएशन में कैसे उसको प्रोसीड करता है। ठीक है, रियल लाइफ में मतलब कैसे यूज़ करता है। फोर्थ है हमारे पास एनालाइज कैसे करता है उसको, मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके एक दूसरे के साथ रिलेट करके फिर एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं एनालाइज। इवोल्यूशन क्या होता है कि जजमेंट करना किसी क्राइटेरिया के बेस्ड पर, निष्कर्ष निकालना। लास्ट है क्रिएट, कि वो पुट एलिमेंट्स टुगेदर टू फॉर्म, मतलब कि कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए सबों को इकट्ठा करता है जो उसने पार्ट्स पहले बनाए थे। ठीक है, ये हमें सारे जो हैं, ये सारे 6 के 6 हमें इसके कोग्निटिव डोमेन्स बताए थे एज पर ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि इनकरेक्ट कौन सा है, कौन सा इसमें नहीं आता है, तो हमारा कौन सा आंसर रहेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन है कि रोहित जो है अपने दोस्त की पेंसिल जो है वापस करता है, किस डर से? पनिशमेंट के डर से। तो कोलबर्ग जो है किसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर रहेगा? फर्स्ट हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल रहेगा। आप मेरी वीडियो देखोगे, ऐसी वीडियो बनाई है मैंने इस बेस पर कि आप कभी पूरी लाइफ टाइम में नहीं भूल सकते। ठीक है। 7th क्वेश्चन हमारे पास इनोवेटिव सोर्स जो है टीचिंग का वो कौन सा है? टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक या ब्लैक बोर्ड? सबसे बढ़िया सोर्स ये जिसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं वो कौन सा सोर्स है हमारे पास? इंटरनेट। इंटरनेट में टेलीस्कोप भी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इंटरनेट हमारा जो है वो सही आंसर रहेगा। ठीक है। आप कोलबर्ग की मेरे चैनल पर एक बार विज़िट ज़रूर करना। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। तो हमारा सेकंड आंसर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 5th है हमें क्या दे रखा है? हमें IQ बताना है। स्टूडेंट का दे रखा है कि CA कितनी है 10 और एक की MA मेंटल एज कितनी है 12। ठीक है। जो IQ है हमारे पास ये किसने दिया था पहली बार? विलियम स्टर्न ने। कब दिया था? 1912 में। IQ का क्या फॉर्मूला होता है? MA मेंटल एज अपॉन में क्रॉनिकल एज CA इंटू में 100। ठीक है। तो आइए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम सीधा ही। तो MA हमें कितनी दे रखी थी? 12 अपॉन में 10 इंटू 100 कैंसिल आउट करके कितना आ गया? 120। और 120 जो है ये किस रेंज में आता है हमारे पास? अबव एवरेज का जो IQ लेवल वाला बच्चा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कौन सा जो है स्टूडेंट को पॉसिबल लेक्चर सही रहता है इस एज ग्रुप का? फर्स्ट जो है लेक्चर वाला जो है ये सा खाली टीचर सेंटर्ड होता है। ठीक है। बच्चे टीचर ही बोलता रहता है बस, तो नहीं होगा। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक वाला भी नहीं होगा, ऑडियल विजुअल वाला भी नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या रहेगा? डिस्कशन मेथड। इसमें हर बच्चा इन्वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नरेश और मुकेश, सेम एज ग्रुप है दोनों का। वो क्या करते हैं बट अलग अलग सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट दिखाते हैं। तो कौन से प्रिंसिपल में आएगा हमारे पास? मॉडिफाइंग में नहीं आएगा क्योंकि सही से है ही नहीं। इसमें मॉडिफाई क्या मतलब हुआ? डेफिनेट नहीं। तो हमारे पास कौन सा रहेगा? इंडिविजुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी क्या होता है? जिसमें हर बच्चे की जो सोशल मेंटल डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि हर बच्चा सेम हो। ठीक है। हर पर्सन जो है हर पर्सन अपनी डेवलपमेंट जो है उसकी हर पर्सन की जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होती है। ठीक है। डेवलपमेंट स्पीड जो होती है डेवलपमेंट स्पीड रखता है। हर बच्चा अलग अलग डिफरेंट स्पीड ऑफ डेवलपमेंट रखता है। ठीक है। आगे है हमारे पास डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। जो डेवलपमेंट होती है वो कब से कब तक चलती है? फर्स्ट एडोलसेंस तक, चाइल्डहुड तक, एडल्टहुड तक? नहीं, ये पूरे थ्रू आउट लाइफ तक चलती है। वोम्ब टू टोम्ब। वोम्ब का मतलब होता है गर्भ। माँ बच्चा जब माँ के गर्भ में आ जाता है तब से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसकी डेवलपमेंट जो है वो चलती रहती है। जो डेवलपमेंट है वो क्या है? कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है। ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास एक क्लासरूम टीचिंग लर्निंग इज प्रिसीव्ड एज। उसको हम कैसे कैसे प्रिंसिपल और पर्सनल एडजस्टमेंट, ये तो नहीं होगा। सेकंड भी नहीं, तो कौन सा रहेगा इसमें? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, इसे याद रखना। ठीक है। हम कब कहेंगे कि बच्चा सीख चुका है? जब उसके व्यवहार में बदलाव आएगा, जब हमें लगेगा कि अच्छा बिहेव करने लगे, वो सीख चुका है। ठीक है। सीखना तब सही लगता है जब हम कह देते हैं कि बच्चा जो है अच्छी आदतें अपनाने लगा है। ठीक है। सीखना तब सही साबित होगा जब व्यक्ति का व्यवहार जो होता है, व्यक्ति के व्यवहार में गुड चेंज आता है। ठीक है। वैसे तो कई बच्चे होते हैं गंदा भी सीख लेते हैं, बैड भी कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन हमें सही की तरफ चलना होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा जो है बेसिक फंक्शन नहीं है स्कूल का? पहला ट्रांसमिट खाली कल्चर हेरिटेज कर देना, बिल्कुल भी नहीं। आगे स्कूल इंस्ट्रूमेंटल कल्चर चेंज करता है भी नहीं। आगे मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलप करता है भी नहीं। तो हमारे पास नहीं बताना था उन्हें। इल फीलिंग कभी भी जो स्कूल है वो नहीं देता। हमें नोट बताना हो तो ऊपर वाले नहीं होंगे, लास्ट वाला हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास उन्हें को साइन बताने हैं, लक्षण बताने हैं गिफ्टेड चाइल्ड के। कौन सा? नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन,
आगे क्यूरियोसिटी, टॉक एक्टिवनेस और हाइपरटेंशन। गिफ्टेड का क्या मतलब क्या होता है? गिफ्टेड वो बच्चा होता है जिसका IQ लेवल जो होता है वो 140 या इससे अबव होता है। ठीक है, तो हमें इसमें बोला हुआ ये नोवेल्टी भी, उसने बोला ना साइन लक्षण क्या होंगे, नोवेल्टी होगी उसके एक्सप्रेशन में, और क्या होगा क्यूरियोसिटी होगी। ये तो नहीं कि वो ज़्यादा बोलता हो या सारे ज़्यादातर हफड़ा थफड़ी सी में रहता हो। तो थर्ड और फोर्थ हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा? फर्स्ट एंड सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए कौन सी प्रिपरेशन जो टीचर के लिए नेसेसरी नहीं होती, नोट बोला है। फर्स्ट एंड इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट बिहेवियरल एंड सोशल एक्टिविटी, मतलब जो टीचर है वो सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे, जरूरी नहीं है। जो बच्चा है वो हर फील्ड में कंटिन्यूस रहे, पार्टिसिपेट करे भी नहीं। अगर है डायनो रेमेडियल प्रोसेस करता है भी नहीं। तो लो पेशेंस लेवल, ये हमें नहीं बोला था ना, तो हमारे पास सही कौन सा रहेगा? लो पेशेंस लेवल। ये टीचर के लिए ज़रूरी नहीं होता, ऊपर वाले ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आगे फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास विच विल बी द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। थर्ड क्लास के बच्चे को पढ़ाना है तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? ठीक है, हमारे पास कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? पहले देखो लेक्चर मेथड बिल्कुल नहीं, क्रिएशनल एक्टिविटीज़, जो क्रिएशनल एक्टिविटीज़ सही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे को अच्छे से सिखाना है, हर चीज़ क्रिएट करके उसके अच्छे कलरफुल से, सब चीज़ों से जो बच्चा जल्दी सीखता है। आगे कोलबर्ग, ये देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया कोलबर्ग से रिलेटेड, जो चाइल्ड की मोरालिटी होती है फियर ऑफ पनिशमेंट, फिर से पनिशमेंट, तो क्या रहेगा? प्री मोरल लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है TAT जो है मेजरिंग पर्सनैलिटी जो है वो कौन सा टेस्ट होता है हमारे पास? थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है इससे जो है व्यक्ति के इंटरेस्ट, एटीट्यूड, पैटर्न ऑफ थॉट, ये सब उसके बारे में पता हमें चलता है। ठीक है, ये किसने दिया था? हेनरी मुर्रे ने, याद रखना किसने दिया था? हेनरी मुर्रे ने जो है ये टेस्ट के बारे में बताया था। जो कौन सी होती है? प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में हम इसमें सीखते हैं। ये पिक्चर भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, इसमें जो है सारे स्टैंडर्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, नॉन स्टैंडर्ड, प्रोजेक्टिव टेस्ट के ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, मैं इसको आपको लिख कर बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से नोट बना सकें। नोट्स, TAT जो होता है किन स्टूडेंट्स के लिए होता है? एम्बिगियस स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एम्बिगियस पिक्चर्स होती है इसमें, मतलब एक पिक्चर जिसके दो मतलब निकलते हैं। ठीक है, और टेस्ट मटेरियल, जैसे आप अगर एक बच्चे को दिखाओगे वो कहेगा मेरे को कुछ और दिख रहा है, दूसरे बच्चों को दिखाओगे मुझे कुछ और दिख रहा है। ठीक है, आगे रिवील पर्सनस इंटरेस्ट, इसमें हमें जो पर्सन है उसके इंटरेस्ट के बारे में पता लगता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ऑब्जर्वेशन पावर, पैटर्न ऑफ थॉट, ये सब जो है हमें इसके बारे में पता लगते हैं। ठीक है, ये हमें प्रोजेक्टिव टेक्निक हमारा इसमें सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो प्री ऑपरेशनल पीरियड है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो कौन सी एज ग्रुप में आता है? ये हमारे पास आता है 2 to 7 एज ग्रुप। तो ऊपर वाले की एक बार आपको ट्रिक बता देती हूँ लर्न करने की, कि TAT जो है वो किस में होता है? प्रोजेक्टिव वाले में टैट। ठीक है, टैप बोल सकते हैं आप उसको, 20 बोलते हैं ना जिसको, टैप 20, TAP, इससे हमें याद रहेगा। ठीक है, आगे हमें ये बोला था ना पियाजे के अकॉर्डिंग, तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 to 7। ये मैंने इसकी वीडियो में डाली, इतनी सिंपल एंड ट्रिक से लगाया हो ना मैंने, अगर आप कहोगे ना मैं भूल जाऊँ बिल्कुल भी कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, एक बार विजिट ज़रूर करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, एक चाइल्ड जो है उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऑब्जेक्ट को देखने में, तो आप उसको NCERT 2005 के अकॉर्डिंग क्या करोगे? कौन से स्कूल में डालोगे? इंक्लूसिव स्कूल में। ठीक है, जिससे जो है बच्चा वो अच्छे से सीख पाए। ठीक है, तो इससे बच्चा जो है हीन भावना नहीं महसूस करता इन स्कूलों में जाके कि मुझे मैं ऐसा हूँ दूसरे बच्चे ऐसे हैं। तो इन स्कूलों में सब बच्चा जो है वो बराबर होता है, जिससे सब बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर इंक्लूसिव स्कूल। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सा नहीं है? इनकरेक्ट वन। पहला इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी है।
डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। ये देखो पहले इनकरेक्ट वन बताना है हमें, जो गलत है, ठीक है। तो जो रिजल्ट होता है कोइंसिडेंसेस, कोइंसिडेंसेस मतलब होता है इत्तेफाक, यानी कि इत्तेफाक से सही होगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो ये गलत होगा, तो हमारा सही आंसर भी क्या हो जाएगा, सेकंड। आगे जो नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस प्रेडिक्टेबल, ये सही हो जाएंगे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अकॉर्डिंग, दूसरा क्वेश्चन आ गया, प्याजे के अकॉर्डिंग अकोमोडेशन जो है वो किसको रेफर करता है। अकोमोडेशन का मतलब होता है मॉडिफाई, ठीक है। बच्चा जो है जब अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को सम्मिलित करता है, मॉडिफाई करता है उसके अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ रिगार्डेड एज ए यूनिक एज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल। यूनिक एज कौन सी होती है, इन्फेंसी, इन्फेंसी तो होगी नहीं क्योंकि इतना छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो कौन सा सही ऑप्शन रहेगा, सेकंड, चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होती है ह्यूमन, वो किससे रिलेटेड होते हैं, अलग अलग हर इंसान होता है, तो इसमें कौन सी रहेगी, इंटरेक्शन, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा जो है टीचिंग को अफेक्ट नहीं करता, टीचर से रिलेटेड नहीं वाला बताना। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ये भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, एम्पैथी विद स्टूडेंट्स भी होनी चाहिए, कौन सा रहेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारा सही रहेगा। नहीं बताना था ना, एक 5 साल का बच्चा है, उसकी कैसी थिंकिंग हो गया, 5 साल का बच्चा कितना सोच सकता है, वो सीधा ही सोचेगा, ना कोई भी घुमा फिरा के सोचेगा, नहीं रीजनिंग नॉलेज ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, उसकी जो थिंकिंग होगी वो क्या होगी, गोल डायरेक्टेड होगी, ठीक है। और डेवलपमेंट जो उसकी डायरेक्ट थिंकिंग की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो साइकोलॉजिस्ट थे एडवोकेट्स लाइफ स्पेस, उसकी थिंकिंग ये पूरा कर देती हूँ, लिख के बता देती हूँ, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ जो है उसकी रहेगी। मैं लिख के इसलिए बताती हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सके और अच्छे से समझ सके। तीसरा हमारे पास साइकोलॉजी जो लाइफ स्पेस लर्निंग थ्योरी किन्होंने दी थी, किन्होंने दी थी, कुर्ट लेविन ने। इसकी मैं ट्रिक भी बताती हूँ आपकी, मान लो एक कुर्ता होता है, आप बाजार से या लेडीज़ के जो भी लेके आते हैं, वो सीधा तो नहीं होता, फिटिंग तो नहीं आती, उसमें स्पेस दे रखा होता है ताकि आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो कुर्ता, कुर्ते में क्या होता है, स्पेस, कुर्ते से क्या जाएगा, लाइफ नहीं, फील्ड थ्योरी जो है लर्निंग की किन्होंने दी थी, कुर्ट लेविन ने, लाइफ स्पेस। कुर्ट लेविन जो थे उसको क्या कहते थे, प्रैक्टिकल थ्योरिस्ट भी कहते थे, और फादर ऑफ मॉडर्न डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइकोलॉजी भी इनको कहते थे। जैसे कुर्ते में स्पेस नहीं फिटिंग का, ठीक है, हम कह देते हैं कुर्ते में तो स्पेस ही नहीं है फिटिंग का। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी सेक्शन। हिंदी सेक्शन में मैं आपको कराऊंगी, ये हमारा TGT 2012 का चला हुआ है, ये आप इसको, मैं ये नहीं कि एक ही ऑप्शन करा के उसको टिक मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, मैं आपको पूरे के पूरे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगी। आप इससे की हेल्प से आप जब पेपर देखोगे, नया पेपर जो आएगा 2023 में आगे जब भी आएगा, उसके पैटर्न को समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बोला हुआ है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी शब्द हमें बताना है, ठीक है। वर्तनी शब्द का मतलब है जो हमें लिखा हुआ है ना इन्होंने, वो उनमें से कौन सा सही है। मैं आपको जो गलत दिया है ना वो भी बताऊंगी कि वो गलत क्यों है, ठीक है। आप जो ये चाइल्ड साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं, आप एक बार मेरे चैनल पर @EduWorld India पर एक बार विजिट जरूर करना। आप एक बार ऐसी ऐसी ट्रिक मैंने बता रखी हैं, अगर आप उसको एक बार भी देख लोगे ना, आप पूरी लाइफ टाइम में नहीं भूल सकते, आई गारंटीड। आप अगर चाहोगे ना, हाय मैं भूल जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। भूल के दिखा देना मुझे, एक बार अपने वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है बस। आइए सेक्शन करते हैं, ये लैंग्वेज 1 हिंदी का। सही वर्तनी बतानी है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अनिर्णित, आशीर्वाद, षष्ठम और शहंशाह, ठीक है। तो इसमें सही आंसर जो हमारा रहेगा वो अनिर्णित रहेगा। अनिर्णित का मतलब होता है जिस पर निर्णय ना हुआ हो। कई बार कोई ऐसा टॉपिक रह जाता है, किसी का झगड़ा रह जाता है जिस पर निर्णय नहीं होता। अब देखो आशीर्वाद कैसे पाते हैं, इन्होंने क्यों गलत है, जो रह होता है वो वह के ऊपर आता है, ठीक है। आगे जो शहंशाह दे रखा है, शहंशाह में चांद बिंदु नहीं आता है, इसके ऊपर क्या आता है, खाली एक बिंदी आती है शहंशाह में। शहंशाह का मतलब होता है महाराजा। हमारे पास षष्टम दे रखा है, षष्टम में क्या होता है, अक्षर जो होता है पहला पूरा आता है। षष्टम का मतलब होता है छठा, षष्टम जो होता है इसका मतलब होता है छठा, 6th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक शिक्षक जो पढ़ाते समय उसको किस माध्यम से सर्वप्रथम करना चाहिए।
पहला पाठ्य पुस्तक बुक लेके खड़ा हो जाए पढ़ाता रहे, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है हमारे सामान्य बोलचाल, बिल्कुल सही। जो बच्चे को अगर उसकी लाइफ रियल लाइफ से रिलेटेड बताओगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कौन सा प्रत्यय है? मानव में हमारे पास मान प्लस अव, कौन सा प्रत्यय रहेगा? अव प्रत्यय रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा जो है शिक्षण उद्देश्य नहीं ध्यान रखना है हमारे पास। तो नहीं, कौन सा नहीं? विद्यार्थियों को स्वर वाचन, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के साथ प्रेरित करना, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड, सुलेख श्रुतलेख सक्षम बनाना, भी सही है। तो कौन सा नहीं है? नियमों के विशुद्ध ज्ञान देना, विशुद्ध नहीं शुद्ध ज्ञान देना उनको, ठीक है। बच्चों को सही से उनका बारे में समझाना। नेक्स्ट है हमारे पास, तो देवनागरी लिपि के बारे में बताया हुआ है, जो कौन सा कथन सत्य है? सच बताना है, ट्रू सा है। जो एक ध्वनि के लिए जो है एक ही प्रतीक होता है, बिल्कुल सही। एक के लिए एक ही तो साइन होता है। अगर विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता, जो बाहर की, जैसे अ होता है, अ को अ से भी लिखते हैं और ई फॉर एप्पल भी होता है। ए आता है ना हमारे पास, अ आ ई ए, ठीक है। तो इसकी क्षमता भी होती है। देवनागरी जो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, जैसे हम कॉपी में कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से शुरू के राइट पे जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही। फोर्थ जो है, वर्णों की संख्या रोमन लिपि से कम है, ये तो बिल्कुल, हमें ये नहीं कहते कम नहीं है तो हमारा गलत हो जाएगा। तो सही कौन से हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है जो सारे के सारे विदेशी हैं? चाकू नहीं, चाकू तो लर्न भी कर सकते। चाकू हमारे यहाँ कितना यूज़ होता है, हर रसोई में यूज़ होता है, ठीक है। पपीता पुर्तगाली का है, गमला भी पुर्तगाली का है। आगे नेक्स्ट, खिड़की भी विदेशी है, विदेशी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अनुकंपा का सही, खिड़की हमारे पास विदेशी से आई, जैसे विंडो बोलते हैं, विंडो बाहर के देश में बोलते हैं ना। चाकू जो है हमारा अपना है। अनुकंपा का सही अर्थ बताना है हमें, कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन, अपनों से बड़े को प्रसन्न करना, बिल्कुल सही। सुख दुख, दूसरे के दुखी से दुखी होना, बिल्कुल सही। किसी को विशेष सहयोग देना, बिल्कुल सही। तो जो अनुकंपा होता है, ये जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, ये सब जो है इसको अनुकंपा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या रहेगा? उपरोक्त सभी जो है आलो दी जाए, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए लिख के भी बता देती हूँ ताकि इससे जो लिखा हुआ भी आप अच्छे से उसको नोट्स बना सकें, उसके जब भी आपको रिवाइज करना हो उसको आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकें, ठीक है। अनुकंपा जो होता है उसका क्या मतलब होता है? अनुकंपा दया, करुणा में कृपा, अनुग्रह, हमदर्दी। जब हम किसी के मान लो किसी से बुरा हो जाता है, तब हम किसी के हमदर्दी दिखाने जाते हैं ना, तो हम ये सोच लो अनुकंपा की तरह ही बिहेव करते हैं, ठीक है। अनुकंपा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिक्त स्थान भरना है। शांति संधि से पूर्व प्रधानमंत्री ने विशिष्ट मंत्रियों के साथ डैश की, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बैठक की उन्होंने। नेक्स्ट है, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को जब स्टोरी सुनाते हैं तो उनका क्या करना? कल्पना शक्ति का विकास करना। जैसे आपको एक शेर था, तो बच्चों के दिमाग में शेर वर्ड शब्द सुनते ही शेर की पिक्चर बन जाती है। जंगल कहोगे, जंगल की पिक्चर बन जाएगी। तो किससे? कल्पना शक्ति का विकास करना। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा का मतलब होता है जीतना। जब कोई मैच जो तो जीतना चाहता हूँ, तो इसका क्या आंसर रहेगा? जिगीशा। इसको ट्रिक से बता देते, घी का मतलब घी लगा लो। घी किसको मिलेगा? जो जीतेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन में देखो, जी विशा, जी विशा का मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा। इसकी ट्रिक देखो, बीच में तो क्या अक्षर दे रखे हैं? जीव दे रखे हैं। जीव का क्या मतलब होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हर कोई जीना चाहता है, तो क्या जाएगा? जीने की इच्छा। और अगर हमें कहे, ये लिख के बता देते हो, देखो, जी वी शा, जी वी शा, जीने की इच्छा, ठीक है। कोई होता है ना, भी मैं मरना नहीं चाहता, जिसको सुख ही सुख मिल रहा हो, तो जरूर कहेगा मुझे तो जीना है, ठीक। और ट्रिक जो है इसकी देखो, जीव होता है, जीव जीना चाहता है ना, जैसे मैं हूँ, मैं भी एक जीव हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, तो इसको क्या कहते हैं? जीने की इच्छा। आगे नेक्स्ट हमारे पास जिघ्रीषा। जिघ्रीषा का क्या मतलब होता है? जिघ्रीषा, जिघ्रीषा का होता है जिंदा रहने की इच्छा,
जैसे कोई मरने वाला हो। देखो, जीने की इच्छा और जिंदा रहने की इच्छा। जीने की इच्छा तो लाइफ को पूरा एंजॉय करके जीना, ठीक है। जिगरीशा का होता है जिंदा, मतलब मुझे कोई इंजॉयमेंट वगैरह इतना नहीं करना, मुझे सिर्फ जिंदा रहना, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा, जिंदा रहने की इच्छा, जिगरीशा। जिंदा, जैसे ग्री था ये नीचे, तो इसका क्या बन सकता है, द, तो इसे जिंदा। आगे, जी घित्सा। जी घत्सा का क्या मतलब होता है, भोजन की इच्छा। जैसे कई होते हैं ना, फूडी कहते हैं जिसको हम, फूडी मतलब वो हर टाइम वो सोचता रहता है क्या खाऊं, है क्या खाऊं, मैं खा लूँ, मुझे इसका मन कर रहा है, मुझे उस चीज़ का मन कर रहा है। तो जिगित्सा, इसकी ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक क्या रहेगी, सा, पीछे क्या दे रखा है, सा दे रखा है, तो सा से क्या बोल सकते हैं हम, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन से दाल, रोटी, सब्जी, पूरी, हलवा, ये सब जो होता है सात्विक, बिना मीट मच्छी के जो होता है भोजन, उसको बोलते हैं सात्विक भोजन। जो साधु वगैरह खाते हैं ना, ठीक है ना, सात्विक भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, और जिगित्सा तो पहले बता चुके हैं, इसको लिख के, जैसे घी, इसकी ट्रिक, घी, घी से क्या होता है, घी, घी किसको मिलता है, जो जीतता है, यानी कि जीतोगे तभी घी मिलेगा ना, तो क्या हो जाएगा, जीतने की इच्छा। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दे रखा है महाभारत में कृष्ण जी से रिलेटेड, आप इसको एक बार पूरे ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन, तभी आप जो दिए हुए क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो महाभारत जो लिखी है वो गणेश जी ने लिखी है, बोली किसने, वेदव्यास जी ने। तो उसके एक पैरा दिया हुआ आपको, इसको पढ़ना। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आख्यान का प्राय क्या है। आख्यान का मतलब बताना है, मतलब उसका प्रायवाची बताना है। आख्यान का अर्थ क्या होता है, कथा वृतांत। जब कथा का आप वृतांत करते हो, उसको बताते हो, उसको बोलते हैं कथा वृतांत। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी है, ये पहले लाइन में ही पहला दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी हमारा क्या रहेगा, आख्यान। तो इसमें प्रसिद्ध काव्य जो है भगवद गीता है। किस किस ने पढ़े, जैसे आपके मन में जो भी क्वेश्चन आया भगवद गीता में कभी भी देखो तो आपको मिल जाएगा, जीवन से रिलेटेड। कभी भी आप परेशान हो तो भगवद गीता पढ़ना, तो मिल जाएगा। आख्यान का प्राय बताना है। आख्यान का मतलब होता है कथा या वृतांत, कथा वृतांत। इसके जो और ऑप्शन दे रखा है, विमर्श, विमर्श का मतलब होता है समीक्षा। तो आख्यान का प्राय सही आंसर क्या रहेगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या, कथाएं, छोटी छोटी कथाएं। तो सेकंड आंसर क्या, उपदेश, सलाह देना किसी को। विमर्श का मतलब क्या है, समीक्षा, समीक्षा करना किसी की, समीक्षा। आगे फोर्थ जो है काव्य, काव्य दिया हुआ है, काव्य का मतलब होता है गीत, गीत तो नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धर्म का बुनियादी सिद्धांत। धर्म का बुनियादी सिद्धांत जो है वो क्या है, अनुष्ठान। ये आपको पैरा में देखना, ये आख्यान तो पहले वाले का था, ठीक है। दूसरे में बुनियादी सिद्धांत बताया हो ना, तो इसमें हमारे पास धर्म का बुनियादी सिद्धांत जो है वो कौन सा रहेगा, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये आंसर की मैं गलत दिया हुआ था, मैंने जब देखा था, तो आप इसको सही रखना, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट हमारे पास, धर्म जो है किस प्रकार सापेक्ष है। ये भी हमें पैराग्राफ में दे रखा है। धर्म जो हमारा किस प्रकार सापेक्ष है, यह समय परिस्थिति के अनुसार बदलता है। थर्ड हमारा सही आंसर रहेगा। कभी भी जो धर्म होता है ये नहीं कहता आप कठोर बने रहो, रिजिड बने रहो, ठीक है, ये बदलता है, जो सही हो उसके अकॉर्डिंग बदल लो। नेक्स्ट है महाभारत है। महाभारत जो है वो क्या है, एक महाकाव्य है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर महाकाव्य है वो क्या है, महाभारत। शिक्षाप्रद कल्पित लघु कथा, जो पहला इधर रखा है आख्यायिका, इसका मतलब क्या होता है, शिक्षाप्रद कल्पित लघु कथा को बोलते हैं। प्रबंध काव्य, ये किसको बोलता है, वह काव्य जिसका प्रत्येक छंद जो है एक दूसरे से कथा के द्वारा बंधा होता है। कथा से मतलब ये पहले यहाँ से सुना दी, फिर आगे से सुना दी, फिर थोड़ा सा और आगे से सुना दिया, अलग अलग से, जो कथा के द्वारा वो जो बंधा होता है। वह काव्य जिसका प्रत्येक, लिख के बता देते आपको, प्रत्येक छंद एक
दूसरे से कथा के द्वारा बंधा होता है। ठीक है, आगे प्रहसन। प्रहसन का मतलब होता है नाटकों का एक प्रकार जो हास्य व्यंग से युक्त होता है ना, जैसे एक बीच में कॉमेडी सीन्स आ जाता है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रहसन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमें, महाभारत में सम्मिलित है, महाभारत में क्या सम्मिलित है, क्या इंक्लूडेड है उसमें, गीता, कृष्ण के आख्यान, कुरुक्षेत्र का युद्ध, ये सारे के सारे जो हैं वो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुरुमुखी पद में समास बताना है हमें, कौन सा है, कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। गुरुमुखी का मतलब होता है गुरु के मुख से निकली हुई, यानी कि जैसे पंजाबी लिपि होता है गुरुमुखी, पंजाबी लिपि, जैसे हमारी तो देवनागरी लिपि है ना, जिनकी कौन सी है, गुरुमुखी पंजाबी लिपि। आगे हमें बोला हुआ है स्पर्श संघर्षी व्यंजन बताना है कि कौन सा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। पहले हमें व्यंजन पता होना चाहिए क्या होता है। व्यंजन जो होता है स्वरों की सहायता से बोले जाता है, बिना उनकी सहायता के आप व्यंजन का उच्चारण जो है बिल्कुल नहीं कर सकते। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, ठीक है, और उच्चारण के बाद वाला संघर्षी हो जाता है, वो उसे क्या कहते हैं, संघर्ष, स्पर्श संघर्षी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या रहते हैं, च, छ, ज और झ, ये जो है कौन से स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा, फर्स्ट। आगे बोला है उस समूह का बताना है जिसमें श्याम, श्याम का मतलब होता है काला या सांवला, श्याम का मतलब क्या होता है, काला या क्या होता है, सांवला। तो फर्स्ट में बोला राधा यमुना कोयल, ये तो यमुना आ गया, यहाँ पे तो नहीं होगा। दूसरा क्या, काली कोयल रात्रि, यमुना सही होगा सेकंड। और जो दे रखा है तीसरे में यमुना दे रखा है, फिर ये रुक्मणी दे रखे तो नहीं होंगे, तो गलत हो जाएगा, सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुरभि और सुरभि का युगम मतलब बताना है। सुरभि मतलब होता है गाय, एक ऋषि थे, उसके बाद सुरभि नाम की गाय होती थी जो बहुत सारा दूध देती थी, इसलिए उसके नाम से बोला गया सुरभि। और सुरभि पे अगर बड़ी की मात्रा आ जाए तो उसका मतलब होता है कमल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट। लिख के बताती हूँ, देखो, जो बहुत सारा दूध देती थी गाय, उसको क्या बोलेंगे, सुरभि। और सुरभि जो बड़ी की मात्रा आ जाए इसका मतलब होता है कमल। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा विकल्प, यण संधि के बारे में बताना है। यण संधि में हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फर्स्ट वाला, अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। यण संधि क्या होती है, जब ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ या री का मेल यदि असमान स्वर से होता है तो उसमें क्या होता है यण संधि में, तो ये इनके स्थान पर ई का य बन जाएगा, ऊ का व बन जाएगा, री का र बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी प्लस अर्थी में ई का क्या बना हुआ है, यह बना हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, यण संधि। ई प्लस क्या मिलके बना रहे हैं, यह बना रहे हैं ना, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा, यण संधि। य व र, इसको ऐसा याद रख सकते हो, य से स्टार्ट है ना, तो जिसमें य व र बने तो उसमें बोलते हैं यण संधि। एग्जाम्पल देख लो, नवोड़ा अ उ ओ गुण संधि हो गई। जो दूसरा ऑप्शन हमारा गुण संधि का है, शुभ प्लस इच्छा, ये क्या है, शुभेच्छा, शुभेच्छा, ये बच्चे ऑप्शन है ना, वो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं।
ताकि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती ना हो। शुभेच्छा। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। नेक्स्ट हमारे पास प्राप्तोदक, इसका क्या रहेगा? प्राप्त प्लस उदक। कौन सी संधि रहेगी इसमें? गुण संधि। नेक्स्ट हमारे पास भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण, जिसके और टुकड़े ना किया जा सके उसको बोलते हैं वर्ण। स्वरों की संख्या, इसमें टोटल वर्ण बता देती हूँ। टोटल वर्ण हमारे पास 52 होते हैं। स्वरों की संख्या 13 होती है, व्यंजनों की 33 होती है, और जो संयुक्ताक्षर की संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक, कौन से होते हैं संयुक्ताक्षर? श, त्र, ज्ञ और श्र। टोटल ये 52। वही बताना। स्वरों की संख्या 13, व्यंजनों की 33। और चौथे होता है उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजनों की संख्या होती है वो 2 होती है, ड और अड़। ड ढक्कन वाला और ड डमरू वाला। ये हमने लिख लिए। 13, 33, 4 और 2। उत्क्षिप्त द्विगुण कितने होते हैं? ये 2। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? हिंदी में जो हम इसको प्रचलित नहीं कर सकते, हिंदी प्रचलित मिलने का मूल उच्चारण नहीं होता, कौन सा होता है? श्र। ये 2 वर्णों के उच्चारण से बना होता है। कौन कौन से? श और र। नहीं बोला था ना उसने, नहीं कर सकते। तो श्र, श और र से जो है ये उनका संयोजक होता है, श और र। यह वर्ण संस्कृत भाषा में प्रचलित है, संस्कृत में। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य। सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? भावों की अनुभूति। ठीक है, उसमें पोएम सिखाता है ना, जैसे वो ट्विंकल ट्विंकल, ये जो सब होते हैं इमोशंस की। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार कविताएं पसंद करते हैं? जो लयमय हो। जैसे सुने गयात्मक हो, सुने ना, एक मोटा हाथी घूमने चला, इसका कोई मतलब होता है? नहीं ना। तो ये कहते हैं लयात्मक है, पूरी राइम बना रखी है उन्होंने इसकी। तो इसका सही, चाहे मतलब ना हो लेकिन लयात्मक और गायात्मक होनी चाहिए, जिसको गाया जा सके। नेक्स्ट है निम्न शुद्ध रूप बताना है। पहला है अनजाने में कर दिया, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। बड़े की तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटाओ, ये गलत है। पुस्तकों में बहुत श्रेष्ठ है, जब श्रेष्ठ बोलते तो बहुत की क्या ज़रूरत थी, ये भी नहीं। फोर्थ है सुंदरतम साड़ी, सुंदरतम नहीं होता, म हटाओ, सुंदर साड़ी आएगा। नेक्स्ट है शक्तिशाली की विजय। इसमें कौन सा जो है हमारा लोकोक्ति होती है? इसमें कौन सी लोकोक्ति होती है? एकता में बल, ये भी नहीं। दूसरा अपना हाथ जगन्नाथ, ये भी नहीं। तो इसका मतलब कहता है अपना जगन्नाथ स्वयं पर विश्वास। तो तीसरा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास हतभागी का स्त्रीलिंग बताना है, तो क्या रहेगा? हतभाग्या। हतभाग्या का मतलब क्या होता है? मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून होता है जैसे कि कोई स्त्री है वो आपके लिए अनलकी है, तो उसको बोलेंगे हतभाग्या। नेक्स्ट है धनुष टंकार का संधि विच्छेद बताना है, क्या रहेगा? धनु प्लस टंकार। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। धनु प्लस टंकार। नेक्स्ट है क्षणिक शब्द का उल्टा बताना है। क्षणिक होता है थोड़े समय के लिए, और शाश्वत होता है ज़्यादा, पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो क्षणिक थोड़े समय के लिए। अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अमृत का पर्यायवाची बताना है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमी। अमी जो है इसका पर्यायवाची रहेगा। और भी आपको अमृत के जो पर्यायवाची होते हैं वो बताऊंगी। पहले ऑप्शन देखते हैं नवनीत। नवनीत का क्या मतलब होता है? ताज़ा मक्खन। ये जो नवनीत है कृष्ण जी का भी एक नाम था, कृष्ण जी का नाम, कृष्ण जी को नवनीत भी कहते थे, कृष्ण का नाम। हेम। हेम का क्या मतलब होता है? स्वर्ण हिम पाला। ये इसके सारे जो हैं वो पर्यायवाची हैं। स्वर्ण हिम पाला। आगे रसाल।
साल का क्या मतलब होता है? मीठा, मधुर। इसके अमृत के पर्यायवाची और कौन से रहेंगे? अमृत के पर्यायवाची सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, अमी आदि। ये जो है इसके सभी पर्यायवाची रहेंगे। अमी आदि, सुधा, अमीय, पीयूष, ये सब पीयूष। नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश सेक्शन। देयर डैश टू बी सम प्रॉब्लम। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना सही अप्रोप्रिएट से। सीम्स तो नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर नहीं है ये। प्रॉब्लम्स कोई सिंगुलर है नहीं, प्लूरल है, तो इसका आंसर सही क्या रहेगा? सीम। सीम के हमारे पास एक वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, दिस वाज एंजॉइंड हिम ए सोलन ड्यूटी। तो इसके में एंजॉइंड का क्या मतलब है? पहले तो ये देखो, एंजॉइंड का मतलब होता है, लिख के बताती हूँ, एंजॉइंड टू गिव इंस्ट्रक्शंस और अर्ज टू डू समथिंग। जैसे मुझे कोई काम करना है, मैं किसी को कहूँ आपने दही जमानी है, उसको कहूँ ऐसे घोल लो, फिर इसमें नमक मिर्च डाल लो, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, उसको एंजॉइंड कर रही हूँ, उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि आपने ये काम जो है वो ऐसे करना है। ठीक है, टू डू समथिंग। तो सोलन ड्यूटी, जैसे कि उसकी सोलन ड्यूटी थी, हम उसको एंजॉय कर रहे थे, तो उसका सही आंसर क्या रहेगा? ओन। ओन इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्पीकिंग स्किल जो होती है आपके जो सीखने में कब सबसे बेस्ट होती है, कब आप अच्छे सीख पाते हो? जब आप उसको रियल लाइफ से रिलेट करते हो। सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, आपको इंग्लिश सीखनी है, अगर आपको रोज़ आप इंग्लिश बोलोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश बोलोगे, तो आप जल्दी सीख पाओगे। नेक्स्ट है वाइल रीडिंग एक पैसेज को लाउडली पढ़ते हुए जो गीता है वो बार बार अक्षरों का रिपीट कर रही है, तो कौन से टाइप का बिहेवियर है? वो क्या कर रही है? शी इज़ रीड कैजुअली। वो सिर्फ मतलब सिंपल पढ़ने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी रीडिंग प्रैक्टिस है वो अच्छी हो पाए। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर के एंड में एक टीचर जो है बच्चों के लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब चेक कर रहा है। तो क्या करना चाह रहा है वो टीचर? वो क्या कर रहा है? बच्चों की प्रोफिशिएंसी चेक कर रहा है। ठीक है, मेजर द स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंसी, कि बच्चों ने कैसे रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग ये सब कैसे अच्छा करा है, नहीं करा। नेक्स्ट है एक टीचर को अगर वो वर्ल्ड बिल्डिंग गेम बच्चों में क्लास में कराता है, उसको क्या करना चाहिए? उसको प्ले वे मेथड यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है इन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। अगर आप एक नई लैंग्वेज सीखते हो तो आपको कौन हेल्प करेगा? तो आपको जो आपकी मदर टंग है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नॉलेज अगर आपको मदर टंग की वो हेल्प करेगी। नेक्स्ट है एरर बताना है कि कौन से में है। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड वर्टेब्रेट एनिमल हुज बॉडीज आर कवर्ड बाय वेदर। वैसे तो हमें ये पता नहीं चाहिए वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मेंटेन ब्लड बॉडी, जो अपनी बॉडी का ब्लड जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन रखते हैं। जैसे हम होता है इंसान होता है ना, जैसे वैसे जैसे हम गर्मियों में हमें ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। जैसे एक छिपकली ले लो, छिपकली का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे कवर्ड बाय फैदर, और हुज किसके लिए आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये भी सही है, तो कोई मिस्टेक नहीं मिल रही। तो मिस्टेक कहाँ पर है? बाय में। कवर्ड बाय फैदर्स नहीं होता, कवर्ड क्या होता है? कवर्ड विद फैदर्स होता है। कवर्ड के फैदर के साथ ढक लिया उसने अपने आप को। नेक्स्ट है क्रैसली हैड ही आता है, कभी भी ही नहीं आता। इसकी जो पैटर्न रहता है हमेशा पहले हैड होना चाहिए। हैड पहले इसका पैटर्न क्या रहेगा? क्रैसली हैड प्लस सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म। ठीक है,
आगे नेक्स्ट है देयर इज़ वेयर आई वर्क, ये वो जगह जब मैं काम करता था। आई वाज क्या हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रहेगा आई वर्क, तो क्या है हमारे पास, किसको पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट को, तो क्या रहेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमें पैरा दे रखा है सारा का इतना बड़ा, आप इसको पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। तो मैं इसके आंसर बता देती हूँ आपको, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है व्हाट डिटरमिन्स वेदर साइंस इज गुड और बैड, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इट्स एनालिटिकल स्टडी। विच कंसेप्शन ऑफ साइंस हैज़ द ऑथर मेंशन इन द पैसेज, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा हमारे पास सेकंड, नहीं था सॉरी थर्ड हमारे पास बिल्कुल सही आंसर रहेगा। व्हेन व्हाट डिस्टिंग्विशेस आवर एज फ्रॉम द प्रीवियस एज, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा साइंस। What enables us to devote a greater proportion of our energies towards and preparation for the work today in the past, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट इफ़ एंटी साइंटिफिक मूवमेंट जो है, या आप इसको पैरा को पढ़ना है, ये देखो इसका जो आंसर दे रखा है पिछले वाले का यहाँ इस पैराग्राफ में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एंटी साइंटिफिक मूवमेंट वर टू अराइज द प्रेजेंट डे व्हाट फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कौन सा ऑप्शन रहेगा फोर्थ हमारे पास सही रहेगा। लास्ट में दे रखा है ना, देखो ये मैं ड्राइंग करके बता रही हूँ आपको, यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग आर पीपल नॉट लाइकली टू टर्न अगेंस्ट साइंटिफिस्ट, तो साइंटिस्ट के कौन सा रहेगा हमारा इसका आंसर सेकंड। आगे नेक्स्ट है हाउ इट इज़ नो मोस्ट डिफ़िकल्ट इन प्रेजेंट डे, ये कौन सा आंसर रहेगा इसका फर्स्ट। हाउ इज़ साइंस न्यूट्रल, कैसे साइंस जो है न्यूट्रल है, कौन सा आंसर रहेगा इसका सेकंड। आगे लास्ट ये विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कौन सा इसमें मेंशन नहीं दिया हुआ, तो कौन सा रहेगा इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है आई विश इट वर ओवर, मैं आशा करता हूँ काश ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा मूड रहेगा हमारे पास, इंडक्टिव मूड या सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है, जो हिपोथेटिकल बात होती है, जिसे बोलते हैं ना कई बार काश मैं पक्षी की तरह उड़ सकता, काश मैं ऐसे कर सकता, तो ये जो सब्जेक्टिव मूड है ये ग्रामेटिकल मूड होता है। ए फीचर ऑफ द अटरेंस दैट इंडिकेट्स द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, मतलब एक स्पीकर का, बोलने वाले का क्या एटीट्यूड है उसकी तरफ, तो ये किसकी तरफ क्या कहते हैं हम उसको सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। और इंडक्टिव मूड क्या होता है, ये इंडक्टिव मूड जो होता है इसमें एक स्टेटमेंट दी होती है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव मूड। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चाइल्ड साइकोलॉजी के मैंने ऐसे ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें आपकी जो ट्रिक है, एक ऐसी ट्रिक भी है जिसमें आप अगर एक बार देख लोगे तो कभी भी उसको पूरी लाइफ में अगर भूलना भी चाहो तो कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। 2011 का तीनों का पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी लेवल का मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको एक बार भी देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो दिया, ये क्वेश्चन करते हैं हम दोबारा। क्या दिया हुआ था, आई विश इट वर ओवर, एक इंसान कह रहा है, स्पीकर कह रहा है ये ख़त्म हो जाए, तो हमारा पास सही आंसर क्या रहेगा सब्जेक्टिव मूड। तो इसको और एक्सप्लेन करते हैं, वर्ब फॉर्म यूज्ड फॉर, वो वर्ब जो जब यूज़ की जाती है किसके लिए, फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हिपोथेटिकल जैसे बोलते हैं काश में प्रधानमंत्री होता है, ये सारी हिपोथेटिकल सिचुएशंस हैं। और फॉर विशेस, विशेस के लिए जो स्टेटमेंट होती है, डिमांड्स के लिए, एंड सजेशंस के लिए,
ठीक है, जब हम सजेस्ट करते हैं किसी को कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, ये सारी किस में आते हैं, सब्जेक्टिव मूड्स में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है इंडक्टिव मूड। इंडक्टिव मूड का क्या मतलब होता है, ए वर्ब फॉर्म दैट मेक्स ए सेंटेंस, जो एक सेंटेंस बनाती है, और आस्क ए क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये हमारे कौन सा होता है, इंडक्टिव मूड। ना तो ये सेंटेंस बनना, ना ही यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, और ये पास्ट टेंस प्रेजेंट दे रखा है, तो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है दिए ऑप्शन में से क्लोजली जो फिट करता है वो हमें बताना है। एक आदमी है जो कि अपनी हैबिट से वोमेनिश है, तो इसका हमारे पास क्या होता है, क्या मतलब निकलता है, ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, इफेमिनेट का मतलब होता है हैविंग कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डेड एज ए टिपिकल ऑफ ए वोमेन, जो अपनी मान लो है तो एक इंसान, एक आदमी है, लेकिन उसकी आदतें जो हैं वो एक औरत जैसी हैं, तो इसको बोलते हैं एफेमिनेट। जैसे लिपस्टिक लगाना, नेल पेंट लगाना, तो ये किस में आ जाता है, एफेमिनेट में। तो फेमिनिस्ट का क्या मतलब होता है, एक पर्सन हु सपोर्ट, फेमिनिस्ट मतलब जो औरतों को सपोर्ट करता है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, उनके साथ ऐसा होना चाहिए, इसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन दे रखा है दूसरा, फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है, ये तो फेमिनिस्ट था, ठीक है, दूसरा था क्या, फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है, फिलोलॉजिस्ट ए पर्सन हु स्टडीज, जो किसकी स्टडी करता है, हु स्टडीज लैंग्वेज इन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, जैसे हिस्ट्री में होता है ना वो हिस्टोरिकल, इन ओरल एंड रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेज। जैसे कोई चीज़ मिलती है खुदाई में से, तो उसके ऊपर जो स्टडी करता है उसको बोलता है फिलोलॉजिस्ट। फेमिनिस्ट पता लग गया हमें, एमिनिस्ट लग गया, आगे क्या रह गया, फिलेंडर। फिलेंडर का क्या मतलब होता है, फिलेंडर ए मैन, वो आदमी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, किसके साथ, किसी औरत के साथ, ठीक है, और वो भी जल्दी से आ जाए, वो रेडली एंड फ्रिक्वेंटली, जो बार बार एंटर करते हैं, कभी कोई और औरत के साथ, कभी कोई और के साथ, उसको बोलता है फिलियंडर। लिख लो इसकी डेफिनेशन, फिलियंडर ए मैन हु रेडली और फ्रिक्वेंटली एंटर्स इनटू, रेडली और फ्रिक्वेंटली enters into casual sexual relationship with women। ठीक है, तो हमें तो हैबिट से बताना था, तो हमारा क्या आंसर रहेगा, इफेमिनिस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन रहेगा, एनिमल्स दैट लिव इन फोक, मतलब फ्लोक्स, जो झुंड में रहते हैं, तो कौन सा, ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस हमें नाम से गैंग, जो गैंग। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्यूगनेशियस। प्यूगनेशियस का मतलब होता है वो एनिमल जो जल्दी से लड़ने के लिए तैयार रहता है। इसके ट्रिक्स याद रखना, PUG पैग से लग रहा है, ठीक है, मतलब लड़ने के लिए तैयार रहना। एनिमल दैट रेडली एंटर्स इनटू अ फाइट, रेडली मतलब जल्दी से तैयार रहता है, वो लड़ाकू सा होता है।
एनिमल हो एगर एंड क्विक टू फाइट, फाइट करने के लिए जल्दी से तैयार रहता है। ठीक है, ग्रेगेरियस तो भी बताया है, जो झुंड में रहता है ग्रेगेरियस, गैंग से याद रखना है। एम्फीबियस वो एनिमल जो लैंड पर भी और वाटर दोनों जगह रहता है, जैसे कि मेंढक होगा, मेंढक पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है। माइग्रेटरी वो एनिमल जो एक जगह से दूसरी जगह पर बदलाव आते जाते हैं, किस कारण से? सीजन के चेंज होने की वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव शुड विन द नेक्स्ट इलेक्शन, ये क्या आ गया? शुड ओब्लिगेशन हो गया। ये प्रोबेबिलिटी तो संभावना होती है, डिज़ायरेबिलिटी मन का मतलब होता है, मैं क्या चाहती हूँ, इच्छा। कंजक्चर, कंजक्चर क्या मतलब होता है कि अगर आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसी से आप एक स्टेटमेंट या ओपिनियन बना लेना। कंजक्चर एन ओपिनियन और कंक्लूजन formed on basis of incomplete information, मतलब जानकारी आपको पूरी भी नहीं है, फिर भी आप उसके ऊपर ओपिनियन बनाए हुए हो। ठीक है, तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ओब्लिगेशन। नेक्स्ट, ही मस्ट बी लिस्ट 60, तो इसका आंसर बिलीफ है। तो इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है? इन्फेरेंस का मतलब होता है एक कंक्लूजन पर पहुंचना सबूतों या कारणों के बेस पर, रीजनिंग लगाकर। ठीक है, एक कंक्लूजन रीच्ड ऑन बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, जैसे हम लैब में करते हैं, लैब में लिखते हैं ना नीचे इन्फेरेंस, इन्फेरेंस का ये मतलब होता है कि हमने पूरी रीजनिंग लगाकर इसको सोल्व किया है। नेक्स्ट है हमारे पास बिलीफ। बिलीफ का क्या मतलब होता है? जब हम कोई चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उसको मानते हैं बिना किसी प्रूफ के। अब उसने कहा ही मस्ट बी 60, कम से कम 60 का तो होगा, हमारे पास कोई प्रूफ है, कोई इसका बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं है ना, हमने तो ऐसी लाइन बोल लिया है, तो इसका मतलब क्या रहेगा? बिलीफ। जैसे हम भगवान पर विश्वास रखते हैं, कोई प्रूफ है भगवान का? नहीं ना, रखते हैं ना फिर भी। तो देखो, एन एक्सेप्टेंस दैट समथिंग एग्जिस्ट्स or is true exceptionally without proof, बिना किसी प्रूफ के, exceptionally without proof। सही है, हो गया, बिना किसी प्रूफ के इसको मानना, तो क्या रहेगा? बिलीफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई टू टेलीफोन मी आफ्टर रिसीविंग माय लेटर। आफ्टर रिसीविंग माय लेटर मतलब इसका वो जो है का टाइम दे रखा है उसने, ये जो आर फ्लाइंग में दे रखा है और में ये हमारे पास क्या रहेगा इसका? इंट्रांजिटिव। नॉन ट्रांजिटिव मतलब क्या है? नॉन फाइनाइट, मैं आपको अभी 2 पिक्चर्स दिखाऊंगी, उसमें आपको पूरा पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एंटोनी बताना हमें क्वारलेस का। क्वारलेस का मतलब क्या होता है? सदा शिकायत करने वाला, मतलब जो बार बार शिकायत ही करता रहता है, जो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। शिकायत करने वाले का इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? सेकंड, टाइमेरस। ठीक है, तो और जो इसके पेविस का मतलब रहेगा ईजिली अनोयड बाय द थिंग दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब कहीं जो चिड़चिड़े से नहीं हो जाते उसको बोलते हैं। और हमारे पास टाइमेरस का मतलब रहेगा सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस से नर्वस होता है जो, तो उसका उल्टा हो जाएगा। क्वारलिज्म तो जो सदा शिकायत कर रहता है, लड़ने के लिए जो तैयार रहता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा होता है टीचिंग ऑफ ग्रामर, जो हमारे पास
नहीं है, नोट ट्रू बताना। लर्नर शुड नोट फॉट मेमोराइज, मेमोराइज जहाँ पे आ जाए रोट लर्निंग आ जाए, ये हमारा आंसर रहता है। ठीक है, चेंज कॉन्टेम्प्ट इनटू इट्स करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म बताना है, तो इसका कौन सा आंसर रहेगा, कंपैटिबल। कंपैटिबल जो है करेक्ट फॉर्म इसकी बनेगी। और सब गर्ल्स स्पेलिंग दे रखी है हमें, ठीक है, मिस स्पेल्ड है सारी की सारी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा 30, एक्वाडाइजेशन ऑफ लैंग्वेज एनहांस बाय मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी। वोकेबलरी का करना, एनहांस्ड करना उसको, उस ये जो है तभी हम लैंग्वेज सीख पाएंगे अच्छे से, उसको एक्वाडाइजेशन मतलब फैला पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैथ्स के क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है द डिवाइस विच आर यूज टू मेक टीचिंग मेथड्स मोर इफेक्टिवली आर नोन एज। कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक ऑफ टीचिंग, तो ऐसा आंसर क्या होगा, टेक्निक ऑफ टीचिंग। सबसे बढ़िया मेथड जो होता है यही होता है, जब बढ़िया टेक्निक आप बनाते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट है प्रोडक्ट जो ऑफ सक्सेसर प्रेडेसर। मान लो 1 2 3 ले लिया मैंने, 2 का प्रेडेसर क्या है 1 और सक्सेसर क्या है 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और नंबर ले लिया मैंने 4 ले लिया, 4 तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया इसकी प्रेडेसर और सक्सेसर की। एक और नंबर ले लिया मैंने 6 ले लिया, तो इसका करके देखा तो कितना है 35 आया। तो ये सब क्या करने का मुझे पता चला ये सारे क्या हैं, ओड नंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम परसेंटेज निकालनी है बच्चों की जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, किसके अकॉर्डिंग, राइट टू एजुकेशन आर्ट के अकॉर्डिंग। वो कितनी है हमारे पास, 25% जो हैं बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमें फिगर दे रखा है, एरिया ऑफ दिस फिगर इज़ 245 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें पैरीमीटर निकालना है इसका। 5 स्क्वायर है ना, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 245/5, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 245/5, 5 4 जा 40, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20। ठीक है, तो 49 आ गया। ए स्क्वायर किसके बराबर में आ गया, 49 के। ए किसके बराबर में आ गया, 7 के। ठीक है, तो हमें तो क्या निकालना है, पैरीमीटर निकालना है। तो साइड कितनी दे रखी है, पैरीमीटर बाहर वाली 12 दे रखी है, 7 × 12 24 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लाइंस है बाहर पैरीमीटर के लिए हम बाहर वाली लाइन देखते हैं ना, लाइंस आउट साइड, जब बाहर की तरफ साइड कितनी है 12 है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन डिवाइडिंग 15,406 को बाय सर्टेन नंबर, क्वेश्चन जो है हमारे पास 88 आया है और रिमाइंडर 6 आया है। तो 15 डिवाइड करना है, व्हाट इज़ द डिवाइजर, डिवाइड करके देखो अंदर हमारे पास क्या है 15,406, इसको किससे डिवाइड करना है, को एक्स मान लेते हैं उसको, 88 क्वेश्चन है और रिमाइंडर कितना है 6। तो 15,406 कब आया होगा, जब 88 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 88 और रिमाइंडर उसमें प्लस करेंगे, किसके बराबर है 15,406। अब यहाँ से सोल्व करके हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कर दो सोल्व, 6 इधर जाएगा 15,400 हो जाएगा, 15,400 को 88 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्व करके 175 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3 दिन 7 घंटे 20 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करें, सारे के सारे मिनट में हमने कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, 20 मिनट तो पहले ही मिनट में है, 7 घंटों को मिनट में कन्वर्ट करेंगे और 3 दिन को करेंगे तो 20 लिख लिया पहले, 7 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा 7 × 60, तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। और 3 दिन है जैसे, तो 3 दिन को पहले घंटों में कन्वर्ट, घंटों को मिनट में, तो इस सबको 3 × 24 × 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4320। तो इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 4,760 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 64 डेसीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है, डैश डेका मीटर स्क्वायर। हमें पता है 1 डेसीमीटर जो है वो किसके बराबर में होता है, 100 डेका मीटर के बराबर में होता है। ठीक है, आइए सोल्व करके दिखाती हूँ उसको। 1 डेसीमीटर
एक डेकामीटर जो है, डेका याद रखना, एक डेकामीटर जो है वो किसके बराबर में है, 100 डेसीमीटर के। जब 100 डेसी मतलब डेसी छोटे छोटे 100 डेसीमीटर मिलेंगे तब जाके डेका बड़े वाला डेका बनेगा। डेसी का मतलब क्या होता है, 10। तो अगर एक डेकामीटर का निकालना है तो वो किसके बराबर में होता है, 10,000 मीटर के बराबर में होता है। ठीक है, तो हमें तो क्या निकालना है, एक डेकामीटर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में भी है ऊपर वाली टर्म स्क्वायर में, तो क्योंकि 10 होता है ना, 10 का स्क्वायर एक और 100 आ जाएगा, तो 0 हो गया। इसको डिवाइड कर दो 64 से। ये हमेशा याद रखना है, जब 100 डेसी मिलकर क्या बनाएंगे, डेकास। तो स्क्वायर में था इसलिए हमारे पास 100 आया, और डेसी 10 बराबर में होता है। तो 64 किसके बराबर में आ जाएगा, ये 64 अपॉन 10,000 के। तो इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 0.0064 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें पैटर्न समझना है। 9 × 9 81, तो हमने समझ लिया। देखो 9 में से एक कम करेंगे 8 आ रहा है। ठीक है, 9 जितनी बार है ना उतनी बार ही हमारा मतलब 8 आएगा, उससे एक कम। ये देखो 9 से एक कम 8 आ गया, तो 9 9 8 9 9 8 आ गया। ठीक है, तो 9 देखो 9 2 बार है तो उससे कम एक बार आया, या 9 3 बार है तो 2 बार आया। अगर 4 बार होगा तो 3 बार आएगा। तो अगले हमें बताना है 9 कितनी बार आता है, उससे एक कम बार आता है। ठीक है, और 0 का भी यही है। तो यहाँ अगले क्वेश्चन में 9 कितनी बार दे रखा है, 5 बार। तो 9 कितनी बार आएगा, एक कम 4 बार आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है, देखो नहीं, हमने क्या करना है, इसको सिंपल प्लस करना है। ठीक है, कर दो सिंपली प्लस लिख के, 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.066 प्लस 6.066 आगे 66.06, इन सबको प्लस कर दो, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको 6 से इसको करेंगे 12, इसको सोल्व करके हमारा आंसर आएगा 73। ये 2 आएगा यहाँ पे 54.73, 73.452। ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो कैंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारे पास है डैश रेफर्स टू, मतलब कहाँ पर स्टूडेंट जो है लास्ट में उनको चेक करते हैं, कब करते हैं, एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये जो सारे हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये सिस्टमेटिक वे टू टेस्ट, ये सारे सिस्टमेटिक वे है। लास्ट में एग्जामिनेशन होता है ना, उसने एजुकेशनल के लिए अचीवमेंट के लिए कहा था, तो एग्जामिनेशन आया। ये क्या है, एजुकेशनल अचीवमेंट्स आए, एवोल्यूशन करना, मेजरमेंट करना हो, बीच बीच में टेस्ट होता है ना। जैसे हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है इसका, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर बना के देखते हैं इसके। आइए बनाते हैं, 85184 किस पे जाएंगे, सबसे पहले 4 पे कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24। इसको करते हैं दोबारा 4 से, तो हमारे पास 5 3 2 4 आ जाएगा। फिर दोबारा किससे करते हैं, 4 से कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 3 3 1 आ जाएगा। ये किसका क्यूब होता है, 11 का। तो 1 2 1, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11, ये आ जाएगा। हमारे पास क्यूब रूट निकालना है, 11 भी 3 बार, 4 भी 3 बार, तो 4 × 11 44 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल सम निकालना ओड नंबर्स 1 to 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं। क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a + l, ये होता है। n हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले n निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं फॉर्मूला लगा के। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी ओड में 1, और लास्ट टर्म क्या होता है ओड 49। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, n = a + n-1 × d। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, ये 49 = 1 + n-1 × डिफरेंस कितना रहता है 2 का। तो n निकालेंगे जब यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 25। इसमें पुट कर दो एन में वैल्यू 25/2,
ए प्लस एल यानी कि 50। तो 25 इंटू 25 कितना आ जाएगा 625, आंसर आ जाएगा। आगे द 5 स्टेप्ड सिस्टम जो था लेसन प्लानिंग का किसने करा था, ये किसने करा था, हर्बर्ट जैसे लड़कियां होती हैं, लड़कियों के लिए हाथ बहुत ज़रूरी होते हैं, हाथ बहुत ज़रूरी है इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा केयर करती हैं वो अपने नेल्स की, नेल आर्ट बनवाएंगी, मेहंदी लगवाएंगी, ठीक है। तो हर्बर्ट से हमें याद रखना है 5 स्टेप्ड सिस्टम किसने दिया था, हर्बर्ट ने। 5 कदम, गाना भी सुना ना, 5 वैसे तो 4 होता है लेकिन यहाँ पे हम करते हैं 5 कदम तुम चल दो ना साथ मेरे, है ना, ये गाना है ना। करिकुलम मीन्स, करिकुलम का क्या मतलब होता है, टॉपिक, सब्जेक्ट, एक्टिविटी, ये सब जो है हमारा करिकुलम में आता है। नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालना है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। x + 7 = 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 - 7, क्या आंसर आ जाएगा इसका 8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1/6 पार्ट जो है स्पेक्टेटर्स का, स्पेक्टेटर्स जो देखने आए हुए हैं वो बैठे हुए और सीट अंडर द शेड के नीचे बैठे हुए, जबकि 4000 खुले में बैठे हुए, यानी कि 1/6 तो शेड के नीचे हैं। तो बचे कितने 5/6 कितने के बराबर में है 4000 के, है ना। तो हमें निकालना है कितने टोटल कितने हैं, टोटल कितना होता है 1 के बराबर, वो हमें निकालना है। आइए निकालते हैं। तो 1/6 जो है हमें दिया हुआ है, यहाँ से करो 5/6 किसके बराबर में आ जाएगा, ऊपर में बैठे हैं ना ये, 5/6 किसके बराबर में है 4000 के, तो 1 किसके बराबर में आ जाएगा 4000 / 5 × 6, तो कैंसिल करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 4800 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है 437 और 529 की। अब देखो हम इसको ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन में देखो 17 दे रखा है दो ऑप्शन में न्यूमरेटर में, तो हम चेक कर लेते हैं क्या न्यूमरेटर में ऊपर 17 आएगा, नहीं आएगा। तो पहले दो ऑप्शन तो डिवाइड हो नहीं रहा, 17 इनको कर नहीं रहा, तो गलत हो जाएगा। नीचे देखो डिनोमिनेटर में 529 दे रखा है, 529 किसका स्क्वायर होता है 23 का, और 23 जो है एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारे पास कौन सा सही ऑप्शन होगा 3। आप इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। देखो 437/529, इसको एक बार 19 ऑप्शन से चेक भी करना है, एक बार इसको 19 से डिवाइड करके देख लो, एक बार इसको 23 से, तुम्हारा सही आंसर क्या आ जाएगा 3rd। आगे नेक्स्ट ओरल एग्जाम्पल्स जो हैं हेल्प टू डेवलप विच पावर इन प्यूपिल्स, बच्चों के लिए जो ओरल देते हैं एग्जाम्पल्स देते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, थॉट, लॉजिक और इमेजिनेशन। जैसे मैं कुछ भी बोलती हूँ तो बच्चे वही इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस बिटवीन बताना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू और 7 की, 93752 ये दे रखी है हमें, ठीक है। तो इसकी हम क्या करते हैं, पहले प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी 7000 - 7, तो कितना आ जाएगा हमारा ऑप्शन 3rd हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे एक एलिमेंट्री क्लासरूम है, उसमें एक बच्चे ने मिस्टेक से 4 × 1 5 लिख दिया, 5 × 1 जो 6 लिख दिया, तो उसमें टीचिंग प्रोग्राम आप क्या करोगे, ठीक है। आप उसको विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाओगे शेप्स की, आप उसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराओगे, एस्टिमेशन अनुमान लगाना बताओगे, तो हमारे पास सारे जो हैं ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही रहेंगे। इसकी हेल्प से हम बच्चे को सही करना, जैसे मिस्टेक करिए वो सही करना बता सकते हैं। ऑल ऑफ दिस हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक टीचर जो है वो क्या कर रहा है, डेसिमल के क्वेश्चन बाय लर्निंग बाय डूइंग से बच्चों को करा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हमारे पास आसान रहेगा, अबेकस सही रहेगा। अबेकस जो ऐसा मेथड है जो बच्चों को ईजिली सीखने में सहायता करता है। आगे सेकंड ऑप्शन है नेपियर मेथड। नेपियर मेथड किस काम आता है, जब लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन हमें करनी होती है, जैसे 3 डिजिट की 4 डिजिट की हमें करनी होती है लार्ज मल्टीप्लिकेशन, उसको बोलते हैं नेपियर मेथड। चार्ट तो आपको पता है चार्ट क्या होता है, ठीक है। आगे ये नंबर दे रखा है, हमें इसको कैसे रीड करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट हमारे पास द मेथड ऑफ टीचिंग इज टेबली यूज टू टीच मैथमेटिक्स फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस। कौन सा सही मेथड रहता है, कौन सी सिचुएशन में पढ़ाना बिल्कुल अच्छा रहता है। मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन देना, न्यू टॉपिक के बारे में पॉइंट्स बताना, आगे टू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बताना। तो आपको किसके टॉपिक के पॉइंट्स से लग रहे हैं, कौन से मेथड के, कौन से के लेक्चर
मेथड के, जो कि क्या होता है टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। पैरामीटर दे रखा है हमें किसी स्क्वायर का 420 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ दिस स्क्वायर निकालना। पैरामीटर का 4 है इज इक्वल टू 420, एक इसके बराबर में आ जाएगा 105 की। ठीक है, तो ये स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसके बराबर बन जाएगा थर्ड के। थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर विच इज ऐड। उसी नंबर में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे क्या मिल जाए 1.111, ये मुझे हमें मिल जाए। तो मैं क्या ऐड करूँगी, ये मुझे निकालना है। तो जो ऐड करना है उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस 0.001 किसके बराबर में हो जाएगा 1.11 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो जाए क्या जाएगा माइनस में 1.110 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाइल टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ सर्कल। आप पढ़ा रहे हो मैथमेटिक्स के, तो आप सबसे अच्छा मेथड क्या अपनाओगे उसको पिक्चर सिखाकर सर्कल की, तो बच्चा जो है इससे अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट हमें स्टार का ये दे रखा है, तो हमें इसमें बताना है कि ट्रायंगल कितने हैं। ठीक है, आप जो काउंट करोगे इसमें हमें ट्रायंगल 10 मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है हमें बाय डिवाइडिंग 192 से हमें डिवाइड करना है। पहले काउंट कर लो, देखो 192 कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 4 है, तो 411 कहाँ है यहाँ पे, सीधा इस ट्रिक से कर लो, क्या डिवाइड करके देखना, तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस बताना है। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है हमें 92.4, तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 आ गया। टाइम कितना था 20, तो इसको कैंसिल आउट जब करेंगे तो हमारे पास 20 मिनट है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करा तो 60 से मल्टीप्लाई 6 से कैंसिल कर दो। अब इसके बाद में 10 डेसिमल के लिए 10 से 10 कट गया, ये 3 से करा 3 3 से 9 आ जाने की जो 3 8 से 24 आ गया। तो अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 30820 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट द वेट जो है कुछ एप्पल्स का इतना दे रखा है हमें, इसको पूरे को ग्राम में चेंज कर लो, क्या आ जाएगा 3030 ग्राम आ जाएगा। आगे कुछ एप्पल्स का दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 1765, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस करेंगे, सॉरी माइनस करना है, हमने इसमें लेस बोला हो ना, तो लेस के लिए माइनस करना होता है, हमने यहाँ प्लस कर दिया, तो इसको ठीक करते हैं। माइनस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये करेंगे जब हम इसको -562 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो लाइक। अब हम करेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ वर्ब्स के टाइप्स के बारे में। अब जैसे ही क्वेश्चन में हमें दे रखा है मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, इसका आंसर आप बताएंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ वर्ब होती कौन कौन सी है। पहली है एक्शन। ठीक है, एक्शन का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू फिजिकल एक्शन दैट आर परफॉर्म विद बॉडीज। जो फिजिकल एक्शन करते हैं बॉडीज या ऑब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट क्या दे रखा है, जैसे रन भागना, तैरना, हेल्प करना, किसी की हेल्प करने के लिए भी तो कोई एक्शन करना पड़ेगा हमें। कैस्ट, चेज, माइस। जैसे अगर बिल्ली है वो चूहे का पीछा करती है तो उसके लिए उसे एक्शन करना पड़ेगा, तो इसके लिए कौन सी वर्ब रहती है, हम उसको बोलते हैं एक्शन वर्ब रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब में क्या होता है, डिस्क्राइब थिंग्स लाइक उसकी क्वालिटी जब बताए, स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस बताए, ओपिनियन बताए, बिलीफ, इमोशंस, ये जब सो किस में आता है स्टैटिव में। जैसे कि लव, वांट, ओन, हैज़ मतलब रखना, मेरे पास कोई चीज़ वो है। ठीक है, बिलीव, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है ना, एग्जिस्टेंस, तो ये सारा किस में आ जाता है, हमारा स्टेटिव वर्ब में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, वो वर्ब्स होती हैं जो accompanied बाय ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दे रखा है, अगर उनका कनेक्शन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। जैसे देखो लियोनार्डो एट ए डिलीशियस पेपरोनी पिज़्ज़ा। अब एट क्या हमारे पास वर्ब है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन देखो ऑब्जेक्ट के साथ दे रखा है, तो हमारे पास क्या होगी ट्रांजिटिव होगी। अभी देखो वर्ब इसका कनेक्शन, ये वर्ब इसका कनेक्शन डायरेक्ट दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर इन ट्रांजिटिव क्या होता है, ए वर्ब दैट इज़ नॉट यूज्ड विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं की जाती। ये देखो फ्लाई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अब स्लैप्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ना कनेक्ट करके कोई हमें कनेक्शन करने वाला कोई वर्ड हमें दे रखा है, कंजक्शन बोलते हैं जिसको। अब इसमें देखो हाइड इन द ट्री, आफ्टर भी दे रखा है हमें कंजक्शन, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो हमारे पास कौन सी वर्ब होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो हमारे जैसे आर फ्लाइंग दिया हुआ था,
आर फ्लाइंग, फ्लाइंग के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा था, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, तो हमारा उसका आंसर क्या रहेगा, इंट्रांसिटिव। मैं आपको और वर्ब जो होती हैं उसके बारे में बताती हूँ। देखो लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं आगे, स्टैटिव वर्ब्स दैट लिंक के सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमने अभी पढ़ा है स्टैटिव वर्ब जो है कौन सी होती थी, जो क्या बताती थी, डिस्क्राइब थिंग्स लाइक क्वालिटी, स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ओपिनियन, बिलीव्स, इमोशंस होती थी ना। तो मैं हेल्पिंग बतानी, ये लिंकिंग वाली बतानी है, तो कौन सी आएंगी, बी, बिकम, सीम, जैसे इज, ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है ना इसका इसके साथ। तो नेक्स्ट आगे क्या रहेंगी, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स, वर्क्स विद अदर वर्ब्स टू चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कनेक्ट होती हैं, क्या करती हैं, मीनिंग ऑफ सेंटेंस का मतलब बताने के लिए ये आती हैं। जैसे हैव, डू, जैसे हैज़, हैव, हैड फॉर्म होती है ना, वैसे ही जैसे को हैज़ आ गया यहाँ पे, तो हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं जिसको हम, वो आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास हैं मोडाल, मोडाल भी हमें पता है, जैसे कौन कौन से होते हैं मोडाल, कैन, मे, माइट, वंस यू फिनिश योर होमवर्क यू मे प्ले आउटसाइड, एक बार आपने अपना काम कर लिया ख़त्म तो आप खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं, तो मे आया हुआ है तो ये मोडाल है, तो हम उस वर्ब को क्या कहेंगे, मोडाल। रेगुलर वर्ब, पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड्स, जिस ई डी डी आएगा या टी आएगा उसको क्या बोलता है, जैसे जंप से जंप्ड, स्लिप से स्लिप, ट्राई से ट्राइड, वाकड, तो सारे क्या रहेंगे हमारे पास, रेगुलर। पास्ट टेंस वाले जितने भी रहेंगे हमारे पास क्या रहेंगे, रेगुलर वर्ब्स रहेंगे। इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होंगी, उसका अपोजिट, ठीक है, जिसमें क्या नहीं आएगा, डी ई डी नहीं आएगा, वो कौन सी होंगी, इरेगुलर। जैसे कि ये यहाँ पे ई डी नहीं है, डी नहीं है, जो सारी बची वो कौन सी, इरेगुलर। आगे फ्रेजल, फ्रेजल वर्ब कौन सी होती हैं, जो लिखा तो कुछ हो रहा था लेकिन वो डिफरेंट मीनिंग शो करती हैं, ठीक है, जैसे पुट अप विद, टॉक डाउन टू, ठीक है, सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनफाइन इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव क्या होती है, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म जो होती है, टू प्ले गिटार इन ए रॉक बैंड इज माई गोल, मतलब कि हमने जो बेस फॉर्म है बिल्कुल ही बेसिक से कौन सी होती है, टू प्ले, टू आस्क, टू सी, ये कौन सी होती है, इनफाइनाइट्स वर्ब्स होती है। अब आप जो मैंने अभी समझाया है उसी की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व कर लेगा, आप जरूर कर पाओगे। आर फ्लाइंग दिया हो ना, आर फ्लाइंग डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट के साथ, तो क्या आंसर आएगा, इंट्रांसिटिव।